Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंड टेस्ट टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा क्लैट यूजी का विजेता बैच जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। इफ़ यू विश आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी का अचीवर्स बैच भी 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। इवन एनएलएस सेट का ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जुलाई नया जो बैच है उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू विश अगर आप लोग चाहें तो क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप मंगा सकते हैं अपने घर में, जिसमें आपको 7 बुक्स मिलेगा प्लस 50 मॉक्स आपको साथ में मिलेंगे। एंड इनके अलावा भी आप चाहें तो क्लैट पीजी, DULLB, एनएलएसएट के मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। सो फॉर इनरोलिंग यू जस्ट नीड टू डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे जाइए, डेमोज देखिए, अगर अच्छा लगता है तो वहाँ से इनरोल कर लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखो एडिटोरियल जो है ना, एक तो ये वेस्ट एशिया वाला जो आर्टिकल आया हुआ है ना, ये सेम हमने अभी कल डिस्कस किया है ना, उसी तरीके का एक आर्टिकल है। तो कोई बहुत खास पॉइंट्स निकल के नहीं आ रहे हैं तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 2 आर्टिकल जो है ना थोड़े से अच्छे हैं, जैसे कि एक ये वाला है स्क्वायर ऑफ, और अच्छे मतलब इसमें कुछ काम की चीज़ें निकल रही हैं। दूसरा जो है वो है डेस्परेट मेजर। तो ये दोनों आर्टिकल देखे जाएंगे। पहले तो देखो स्क्वायर ऑफ करके जो आर्टिकल आया है किस चीज़ के ऊपर आया है। भारत के अंदर 44th चेस ओलंपियाड अभी होने वाला है, जिसमें करीबन 187 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ममलापुरम जो है आपका तमिलनाडु के अंदर, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। और काफ़ी सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स भी इसमें शुमार हैं। वैसे तो कुछ प्लेयर्स जो हैं जो कि चाइना रशिया के हैं, जो काफ़ी नामचीन प्लेयर्स थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बट उनके अलावा भी काफ़ी सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब भी देखो जिस कंट्री में ये गेम्स होते हैं ना, उस कंट्री को एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स को, आई थिंक 2 टीम्स को जो है आप हर इवेंट में उतार सकते हो। और अगर कहीं ऐसा होता है कि जैसे ऑड नंबर्स रहते हैं, प्लेयर्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड्स रहती है, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा और इंक्लूड कर सकते हो। तो इंडियन प्लेयर्स काफ़ी सारे यहाँ पे खेलने वाले हैं। एंड वी होप कि बहुत ज़्यादा जो तमिलनाडु सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का, तो वो जो है वो तभी सक्सेस पे असली में पहुंच पाएगा जब हमारे इंडिया से भी अच्छे खासे मेडल्स आएंगे। एंड चेस एक ऐसा खेल है जहाँ पे इंडिया ने अपना वर्चस्व पूरे विश्व लेवल पे काफ़ी बार दिखाया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए तो 44th है ये, चेन्नई में हो रहा है। थम्बी जो है इसको, इसका ऑफिशियल मास्कॉट डिक्लेयर किया गया है। और इस थम्बी का मीनिंग, यंगर ब्रदर इन तमिल में थम्बी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, थम्बी करके एक मूवी भी थी, तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल मास्कॉट है जो कि 44th चेस ओलंपियाड का है। ठीक है, 187 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड इंडिया जो है करीबन 30 इंडियन प्लेयर्स विल टेक पार्ट अक्रॉस 6 टीम्स। तो ये हमने देखा। ठीक है, तो दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ओलंपियाड, जिस पर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला आर्टिकल जो है वो है डेस्परेट मेजर के बारे में। कल देखो हमने म्यांमार क्राइसिस के बारे में पूरा डिटेल में देखा था, और आज भी मैं म्यांमार क्राइसिस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जिनको नोट्स वाला कल इशू फंसा था ना, तो उनके लिए है कि मैंने इस वीडियो के एंड में ना एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से नोट्स बना लेना। म्यांमार क्राइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, तो इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में है वो है, वहाँ से आप इसको देखना। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ जल्दी जल्दी से। हमने म्यांमार के बारे में क्या जाना था भाई, 1948 में इनको आज़ादी मिली थी। फिर 1951 तक यहाँ पे मिलिट्री ने, जनता की जो रूलिंग है वो चालू हो गई थी। फिर हमने देखा कि 1990s तक इंडिया ने कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किए थे। 1990s के बाद हमने रिलेशन मेंटेन करने शुरू किए थे। मैंने कल आपको एक एंगल समझाया था इसमें कि भारत का देखो पड़ोसी देश है, यहाँ से जो इंसर्जेंट्स थे ना वो भाग भाग के बॉर्डर चले जाते थे कुछ भी गतिविधियाँ करके। तो हमें म्यांमार की आर्मी की बहुत नीड पड़ती थी, और इसीलिए भारत की जो रिलेशन है 90s में, जब भारत को बात समझ में आई तो फिर हमने म्यांमार की आर्मी से अपने रिलेशन बिल्ड करने शुरू किए। और यही एक वजह है कि आज भी भारत बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ नहीं बोल रहा है म्यांमार में जो भी हो रहा है, क्योंकि हमें वहाँ की जो मिलिट्री है उसका काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और वो हमें इन फ्यूचर भी चाहिए। और हमने इसमें देखा था कि 2016 में एक सरकार आती है ऑंग सन सुई जी की, 2020 में आती है तो रिपिंग ऑफ द इलेक्शंस के ऊपर चार्ज लगा के जो है उनकी सरकार गिरा दी जाती है। एंड 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें एक लॉ ले आते हैं कि 25% सीट जो है मिलिट्री के पास रिजर्व रहेगी। बाकी इसको प्रॉपर नोट्स अभी वीडियो मैंने अटैच कर दिए, वो देख लेना। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज में भी आज कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो वापस से म्यांमार एंड इट्स आफ्टर मैथ, ये वाला देखो बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, एग्जीक्यूट किए हैं वहाँ पे कुछ प्रिजनर्स को वहाँ की आर्मी ने,
उसके बाद काफ़ी बवाल हो गया है। तो ये टॉपिक जो है ना, म्यांमार क्राइसिस, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर क्लैट 2023, जो कि दिसंबर में है। तो भाई अच्छे से कर लेना, समझ लेना, और गलत नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बना लेना। कैन प्रोमिस ऑफ इरेशनल पोल फ्रीबीज बी कर्ब्ड, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। देखो एक कि रिट फाइल हुई थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिट या समथिंग फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि भाई उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पे ये आया कि यार जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज मतलब जो प्रोमिस किए जाते हैं कि भैया हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, आपको पानी फ्री दे देंगे, हम आपको फला चीज़ फ्री दे देंगे। तो ये जो फ्री चीज़ दी जाती है वो दी कैसे जाती है? वो आपके हमारे जैसे टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनके पैसों से दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी बहुत बार सरकार जो है वो घाटे में चली जाती है फ्रीबीज के चक्कर में, काफ़ी सारा लोन उठा के देती हैं। अब क्या होता है कि सरकार तो कल को चली जाती है, वो दूसरी सरकार आती है तो फिर उसको दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये केस जो है ना, बीजेपी के एक लॉयर हैं अश्विनी कुमार जी उपाध्याय, जो लीडर भी हैं, तो उन्होंने जो है ये केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इरेशनल फ्रीबीज के अनाउंसमेंट हो जाते हैं और फिर वो दिए भी जाते हैं, तो ये जो है कितना सही है कितना गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है वो कहा है कि प्रोमिसेस ऑफ इरेशनल फ्रीबीज इज अ सीरियस इशू, व्हाई हैज द सेंटर नॉट येट टेकन अ स्टैंड ऑन द इशू, द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन फॉर द सजेशन। इलेक्शन कमीशन से भी पूछा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यार हम जो है ना इस पे तो रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टेट सरकार जब बन जाती है तो फिर उसके बाद वो कुछ भी करें उसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिली। सीरियस लिक्वर क्लेम्स 36 लाइव्स इन ड्राई गुजरात। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखो बात है कि गुजरात जो है ना एक ड्राई स्टेट है, बिहार जो है ना ड्राई स्टेट है, और आपको ना सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे दिख जाएगी कि शराब की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो देखो होता क्या है, जब कोई ड्राई स्टेट होता है इसका मतलब वहाँ पे सरकारी तरीके से, ऑफिशियल तरीके से जो है अल्कोहल सर्व होनी बंद हो जाती है। जहाँ पे कोई चीज़ बंद होती है ना, फिर ब्लैक स्मगलिंग बढ़ती है। अब क्या हुआ, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि बंदा बिहार में गया हुआ है, उसका नाम है एक्स, उसको अब अल्कोहल पीना है, तो उसको किसी से कांटेक्ट मिला कि जेड नाम का बंदा है, दारू सप्लाई करता है, आपके घर पे डिलीवर कर देगा। एक्स ने 1000 रुपये दिए जेड को, जेड ने दारू ला के दे दी, शराब ला के दे दिया, अल्कोहल ला के दे दिया। अब भाई वो बोतल ला के दी, छुपा के दी, चुपके से दी, चला गया लेके, ना एक्स जेड को जानता है ना कोई उसका उत्तरदायी है। जेड ने नकली शराब दे दी थी, एक्स ने पी, एक्स ने पड़ गए। और इसी तरीके की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो देखो बहुत बार ये होता है ना कि जो ये रोक लगाई जाती है ना उसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। अब बिहार में इसका एक और देखो तरीका निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है कि नेपाल बॉर्डर बगल में होता है तो वहाँ से अल्कोहल ला के भेज देते हैं। एंड इवन हम बात करें आपकी जो गुजरात है, तो गुजरात के बगल में छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ना वहाँ पे मिलती हैं, तो लोग वहाँ जाके शराब ले आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब देखते हैं इसमें आगे जो है ये, अभी तो वैसे तो हटने का तो कोई उम्मीद है नहीं बिहार एंड गुजरात के ऊपर, लेकिन ये एक सीरियस इशू है कि जो शराब जो है ना वो लोगों की जान ले रही है। और शराब में क्या होता है ना, फिर नकली शराब जो है वो ज़्यादा ले रही हैं, तो वो एक इशू है बहुत बड़ा। रशिया टू लीव ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन। तो पहले तो देख लो, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड की 5 एजेंसीज जो है ना वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ओन करती हैं, जिनका नाम है नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट की है, रोस्कोमोस जो कि है रशिया की, जाक्सा जो कि है जापान की, ESA जो कि है यूरोप की, CSA जो कि है कनाडा की। इन 5 के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो ओन किया जाता है। देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ना हर कंट्री का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। US ने कहा है कि 2030 तक हम इसको चलाएंगे, 2031 में हम इसको डिकमीशन करेंगे। रशिया ने कहा है कि भैया हम 2024 से इससे बाय बाय कर रहे हैं, हम इसके बाद हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ये हमने जाना, ठीक है। इसके अलावा अब बात करें, चाइना भी एक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, जिसका इसने नाम रखा था टियोगोंग। तो ध्यान रखना, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है ना, इसका नाम है टियोगोंग स्टेशन, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटका हाईकोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन ट्विटर प्ली चैलेंजिंग ब्लॉकिंग। ये हमने बहुत डिटेल में एक दिन आर्टिकल डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैं कहता हूँ डेली सेशन देखा करो। हमने उसमें ना पूरे एक्ट को पूरा घोल के पिया था कि क्या एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस कर दिया है कि भैया आपने जो ट्विटर पे इतने सारे बैन्स लगवाए हैं लोगों के IDs पे, तो भाई कैसे किया है, क्या किया, जवाब दीजिए। देखो हमने जब लॉस पढ़े थे, हमने जब ये एक्ट पढ़ा था, तो हमने ये चीज़ समझी थी
कि जो काफ़ी सारे जो इस तरीके के रूल हैं आईटी एक्ट के या बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें ये बात भी लिखी हुई थी कि जब सामने वाले बंदे का अकाउंट हटाया जा रहा है, उसका कोई कंटेंट ब्लॉक किया जा रहा है, तो उसको भी रीजनेबल अमाउंट का टाइम मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का, और फिर उसके बाद सुनवाई करनी चाहिए। भले आप कुछ समय के लिए उस कंटेंट को हटा दो, लेकिन एक बार उसको सुनवाई का मौका मिले। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, ऐसा ट्विटर ने कहा है, और उसके बाद ये समस्या देखने को मिल रही है। अगेंस्ट रिचुअल एनिमल किलिंग फॉर स्नेक वर्शिप, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं है। तो रूल 377 वर अलाउड इन द लोकसभा। सुनील कुमार सोनी बीजेपी एमपी फ्रॉम रायपुर इन छत्तीसगढ़ said that there was a need to resign the section 28 of prevention of cruelty to animals act 1960। देखो जो सेक्शन 28 है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 28 जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का जो है ना, वो ये कहता है कि रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए जो है ना, वो एनिमल्स की किलिंग अलाउ कर दी जाए। ठीक है, रिलीजियस अगर आपके कोई सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं तो आप कर सकते हो, तो इस पे रोक लगाने की बात करी गई है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, इस तरीके की बात यहाँ पे कही है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना मुस्लिम रिलीजन में या ईद के पर्व पे ही ऐसा किया जाता है। आप ना ये चीज़ देखो कि दशहरे के टाइम पे ना काफ़ी सारे हिंदू धर्म के अंदर भी लोग जो है ना, वो बकरे की बलि देते हैं या फिर किसी और जानवर की बलि चढ़ाते हैं, देन दे ईट इट ऑल्सो। तो वो काली माता को आई थिंक करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये, और हर रिलीजन में है, तो उन सबको रोक लगाने की बात करी जा रही है। इवन आप देखेंगे कि नागपंचमी के दिन जो है ना, स्नेक्स को लाया जाता है श्रद्धा के भाव से, बिल्कुल सही है, लेकिन जो सपेरे उसको लाते हैं, आप नहीं देख रहे कि वो किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड जो भी स्नेक्स होते हैं, नाग होते हैं, इनका जो पॉइजन होता है, बहुत बड़ी इसकी एक मार्केट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश सीक्स 4.5 बिलियन IMF लोन एज रिजर्व श्रिंक। तो देखो मैं आपको एक दिन बता ही रहा था, किसी भी कंट्री के लिए सबसे बुरी बात होती है जब उसके पड़ोसी देश ना सारे निकम्मे हो जाते हैं, है ना। तो बांग्लादेश का भी फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी होती है। श्रीलंका की ये हालत क्यों हुई थी भाई, इनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था। फॉरेक्स रिजर्व खत्म क्यों होता है, जब आप खूब सारा इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कुछ कर ही ना पाओ। मैं भाई पता पड़े मैं 50 टीचर रख के बैठा हूँ, मैं कोर्स आप लोगों को 3 नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं 50 टीचर की सैलरी देते देते अपने घर से पैसा दूंगा क्या, किडनी बेच दूंगा क्या। तो वही वाली चीज़ हो रही है। तो फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं भैया, तो कहाँ से काम चलेगा। अब कुछ दिन में इनका भी हालत खस्ती हो सकती है। तो सब IMF के पीछे पड़े हुए। IMF भी भाई किस किस को लोन दे, वो श्रीलंका को बचाए, पाकिस्तान को बचाए, कि बांग्लादेश को बचाए, और ये सारे भारत के पड़ोसी हैं। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। तो बांग्लादेश सीक्स $4.5 बिलियन IMF लोन एज रिजर्व श्रिंक्स, तो ये हमने जाना। इसके बाद है रशियन स्ट्राइक्स टारगेटिंग ब्लैक सी रीजन। तो थोड़ा सा मैप फिर से देखो। ब्लैक सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर रशिया एज वेल एज यूक्रेन। अब रशिया के साथ क्या है कि बहुत बर्फीली जगहों पे है, तो काफ़ी सारा इनका समुद्र तो जमा रहता है। कुछ इस साइड का जो एरिया है ना, वही खुला हुआ रहता है, जहाँ से ये एज ए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रीमिया जो ऑलरेडी 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ब्लैक सी के लिए ही किया था, क्योंकि ब्लैक सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड। तो ब्लैक सी को जो है रशिया हमेशा अपने अंडर में रखना चाहता था। अब यूक्रेन वाला जो पूरा मामला हुआ है ना, वो इसी से हुआ है। कैसे हुआ है, देखो यूक्रेन में अगर कल को यहाँ पे नेटो आ जाती ना, तो ब्लैक सी पे रशिया का कंट्रोल कल को खत्म कर देती, वो युद्ध होता तो रशिया ये चीज़ नहीं चाहता था, इसलिए वो नहीं आने दिया यहाँ पे नेटो को। अब यूक्रेन की बात करें तो देखो यहाँ से जो वीट सप्लाई नहीं हो पा रहे, वो क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि ब्लैक सी पे कहीं ना कहीं रशिया का वर्चस्व है फिलहाल। तो वही तो अभी पूरा एग्रीमेंट हुआ था कि भाई करने देंगे। तो अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन के एरिया में जो भी ब्लैक सी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो रशिया ने पूरा गिरा डाला है। क्यों किया है कि भाई यूक्रेन उसको यूज ना कर पाए। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिली है, ऐसा अभी यूक्रेन ने बोला है। एक भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे देश के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आज के डेट में एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी, तो इन्होंने ऑफकोर्स अभी बहुत अच्छा चैंपियनशिप में अपने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है, पर ही इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं जल्दी बताओ, सामने लिखा हुआ है बिरिंगम में, ठीक है। तो ये क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंजरी हो गया इसलिए। तो ये एक न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन। म्यांमार क्राइसिस मैंने पूरी अटैच कर रहा हूँ, नोट्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा जी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेलेंगे। रशिया स्ट्राइक्स टारगेटिंग ब्लैक सी रीजन्स। बांग्लादेश सीक्स $4.5 बिलियन IMF लोन एज रिजर्व श्रिंक्स। हमने ये एनिमल वाला देखा, ट्विटर वाला मामला देखा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मामला देखा, गुजरात का एक इंसिडेंट देखा।
फ्रीबीज के वाले ऊपर एक आर्टिकल देखा, म्यांमार क्राइसिस के बारे में देखा, हमने ये जो ओलंपियाड हो रहा है इसके बारे में देखा, और बस आज का सेशन यहीं पे हो जाता है खत्म। आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। म्यांमार क्राइसिस के बारे में होने वाला है। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व भी भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाए। देखो, म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं, इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच है उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता यह कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है, मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑन्ग सुन सूकी के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे,
और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था, लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर, वो चीज ये खत्म कर सकती हैं। जिसके चलते हुए मिलिट्री ने यह आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने, जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज की, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल्दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आएंगे या एशियन कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली।